वो 12 कदम भागा, सिर्फ 12 कदम। जी हां, सिर्फ 12 कदम की दौड़ ने तारीख बदल दी। अरशद नदीम ने 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो नेज़ा फेंका, उसने ओलंपिक्स की 118 साल तारीख को पीछे छोड़ दिया। लेकिन इन 12 कदमों के पीछे 12 साल की जद्दोजहद है, कहानी है। तो चला देंगे, हमारे साथ रहेगा। मैं हूं सरफराज राजा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दरखास्त, अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। तो दोस्तों, ये बात है 2012 की। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में उस वक्त की हुकूमत, जिसके सरबराह शहबाज शरीफ थे, उन्होंने एक यूथ फेस्टिवल कराया। यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल था ये, जिसमें नौजवानों के लिए खेलों का इनेकाद किया गया, खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए गए। इन्हीं मुकाबलों में एक नौजवान भी शरीक हुआ। मियाँ चन्नू से इस नौजवान का ताल्लुक था, उसका नाम था अरशद नदीम। जी हाँ, यही अरशद नदीम जिसने आगे चल के पाकिस्तान को 40 साल के बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलवाया। 118 साल ओलंपिक्स की तारीख बदल दी। पाकिस्तान को पहली बार हॉकी के अलावा किसी और खेल में और किसी इनफरादी खेल में गोल्ड मेडल दिलवाया। अरशद नदीम के बारे में बताएं आपको, तो ये एक पैदाइशी खिलाड़ी है, पैदाइशी स्पोर्ट्समैन है, जिसको बचपन से खेलों का शौक था, लेकिन ये मालूम नहीं था कि खेलना क्या है। पाकिस्तान में जैसे भेड़ चाल है, सभी क्रिकेट खेलते हैं, जो भी नौजवान सामने आते हैं क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट ही दिखाई जाती है टीवी पर। हर तरफ क्रिकेटर्स ही की बातें होती हैं, उन्हीं को पैसा मिलता है, तो लोग उन्हीं से इंस्पायर होकर क्रिकेट ही खेलते हैं। तो अरशद नदीम भी क्रिकेट में आ गए। उन्होंने फास्ट बॉलिंग शुरू की। उनका कद लंबा था, हाइट लंबी थी, जिससे मजबूत था, तो फास्ट बॉलिंग उन्होंने शुरू की। लेकिन साथ ही उनको बाकी खेलों का भी शौक था, फुटबॉल भी खेलते थे वो, और ख़ास तौर पे एथलेटिक्स में उनको काफ़ी शौक था, और स्कूल में वो इन खेलों में हिस्सा लेते थे। उन्होंने डिस्कस थ्रो भी की, उन्होंने हैमर थ्रो भी की, उन्होंने रेसिंग के मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। जो उनके इलाके के कोच थे, उन्होंने उन्हें गाइड किया कि वो जेवलिन थ्रो यानी कि नेज़ाबाजी ही के मुकाबले में आए और इसी को बाकायदा अपना प्रोफेशन बनाए और इसी को खेलें। लेकिन जब उन्होंने नेज़ाबाजी शुरू की, जेवलिन थ्रो शुरू की, तो उनका काफ़ी मजाक उड़ाया गया, क्योंकि जेवलिन थ्रो के बारे में बहुत से लोग जानते भी नहीं थे। लोगों को मालूम ही नहीं कि है क्या और इसमें होता क्या है। जैसे कि हमने पहले बात की कि क्रिकेट हर तरफ खेली जाती है, क्रिकेटर्स ही को पैसा मिलता है और लोग क्रिकेटर्स ही से इंस्पायर होते हैं, तो जेवलिन थ्रो जैसी गेम खेलने वाले को लोग पागल ही समझेंगे। तो अरशद नदीम पागल था जिसने गेम शुरू की, लेकिन उसने अपने पागलपन से पाकिस्तान को वो दिला दिया जो कि कभी नहीं मिल पाया था। लेकिन इन 12 सालों में अरशद नदीम ने बहुत सख्त हालात देखे, बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना किया। एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ था उनका, उनको अपने ख़ानदान की जो मदद है वो भी करनी थी कमा कर, और साथ ही अपनी गेम का शौक भी पूरा करना था। उनके पास खेलने को जगह नहीं थी। अपने गांव के स्कूल के कच्चे ग्राउंड में वो नेज़ाबाजी करते थे, और सबसे पहला उनका नेज़ा जो था एक लकड़ी का नेज़ा उन्होंने बनाया था जिससे वो प्रैक्टिस करते थे। लेकिन ये तो इब्तदाई हालात थे और ऐसे हालात का शायद सभी खिलाड़ियों को सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में आ भी गए, उन्होंने कौमी सतह पर खेलना शुरू कर दिया, बल्कि मेडल जीतना शुरू कर दिए, तब भी उनको मुश्किल का सामना था। उनके पास जंग आलूद का सामान था जिससे वो वर्जिश करते थे, घर में ही वर्जिश करते थे, खुले आसमान तले वर्जिश करते थे। और ओलंपिक से कुछ महीने पहले, यानी कि 5-6 महीने पहले तक उनके लिए जेवलिन तक दस्तियाब नहीं था, नेज़ा उनको दस्तियाब नहीं था, और एक जंग आलूद नेज़े से, घिसे हुए नेज़े से, जिसकी पिंग जहां से उनको ग्रिप किया जाता, पकड़ा जाता है, वो मुकम्मल तौर पर घिस चुका था, उससे वो प्रैक्टिस करते थे। इसके अलावा सख्त हालात में प्रैक्टिस करते थे। उनको कई इंजरीज का सामना करना पड़ा, घुटने की इंजरी का सामना करना पड़ा, कोहनी की इंजरी का सामना करना पड़ा। वजह क्या थी? वजह यह थी कि एक तो जिन चीज़ों से प्रैक्टिस करते थे वो अप टू मार्क नहीं थी, वो ठीक नहीं थी, उनका नेज़ा दुरुस्त नहीं था। इसके अलावा जो मौसम था वो उनको काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा था। उनका जो आखिरी इंजरी थी उनकी, वो उनके घुटने की इंजरी थी, और उसकी वजह यह थी कि वो लाहौर के सख्त गर्म मौसम में ट्रेनिंग करते रहे। हालांकि ऐसे मौसम में बहुत से खिलाड़ी, जैसे कि उनके हरीफ हैं नीरज चोपड़ा जो कि इंडियन जेवलिन थ्रोअर हैं, उनको बैरून मुल्क भेजा जाता है ताकि वो उस माहौल में प्रैक्टिस कर सकें जिस माहौल के टूर्नामेंट में या मुकाबलों में उन्होंने हिस्सा लेना होता है। लेकिन अरशद नदीम लाहौर के 45 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत में सावन के मौसम में, हब्स के मौसम में प्रैक्टिस करते थे, जहां पर फील लाइक टेम्परेचर 50+ हुआ करता था। और इससे क्या हुआ? इससे उनको घुटने का ऑपरेशन भी करना पड़ा, सर्जरी करनी पड़ी। तो उनको सख्त हालात में ट्रेनिंग करना पड़ रही थी। लेकिन एक और अहम इशू कि उनके पास जो बेसिक चीज़ थी, जो उनका जेवलिन था, उनका नेज़ा, वो भी मौजूद नहीं था।
तो इसके लिए भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी राब्ते किए, स्पॉन्सर ढूंढने की कोशिश की और बिल आखिर उनको एक जेवलिन मिल ही गया जिसके ज़रिए उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा। इसके अलावा जब पेरिस ओलंपिक्स शुरू हुए इससे तकरीबन 2 हफ्ते पहले अरशद नदीम बाहर ही थे। बैरून मुल्क को पाकिस्तान वापस आना और फिर यहाँ से जाना एक लंबा काम था, लंबा अमल था, हेक्टिक एक्टिविटी थी, जिसके लिए कोशिश की गई कि वो वहीं ठहरें, उनको वहाँ पे ठहरा दीजिए पेरिस में और हॉल में वो प्रैक्टिस भी कर लें, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। उनको वहाँ रहने का अकोमोडेशन का इंतजाम नहीं किया गया और उनको पाकिस्तान वापस आना पड़ा और फिर पेरिस ओलंपिक्स के लिए वापस जाना पड़ा। तो इसके बावजूद भी 8 अगस्त 2024 का दिन जब आया तो अरशद नदीम ने अपनी दूसरी थ्रो में सबको नॉकआउट कर दिया। ये ऐसी थ्रो थी जिसने ओलंपिक रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, यानी कि 118 साल की ओलंपिक्स की तारीख में इतनी बड़ी थ्रो किसी ने नहीं की थी और यह रिकॉर्ड था 16 साल पुराना जो कि 2008 में नॉर्वे के एथलीट ने बनाया था। इसको उन्होंने ब्रेक करके 92.97 मीटर्स की थ्रो कर दी और इसी थ्रो ने दीगर जो उनके मुकाबले में लोग थे उनका मोरल डाउन कर दिया, क्योंकि अब अगर किसी ने मेडल जीतना था तो उसको नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करना था, जो कि आसान काम किसी भी तरह नहीं था। रिकॉर्ड रोज रोज नहीं बनते, पहला रिकॉर्ड 16 साल के बाद टूटा था। तो उनकी दूसरी ही थ्रो में मेडल उनकी झोली में आ गिरा था, लेकिन कंपटीशन हुआ और उन्होंने साबित किया कि जो थ्रोज बढ़ती हैं तो उनका डिस्टेंस कम होता जाता है क्योंकि उनकी एनर्जी कम होती है। लेकिन अरशद नदीम ने जो अपनी आखिरी थ्रो की वो भी 91 प्लस थी, 91 प्लस मीटर्स की उनकी आखिरी थ्रो थी। इसका मतलब है कि उनकी एनर्जी आखिर तक बरकरार थी और उनके मद्दे मुकाबले जितने भी एथलीट थे इस मुकाबले में उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि 90 मीटर की लिमिट को क्रॉस कर सका हो। उनके हरीफ नीरज चोपड़ा जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया वो भी 90 क्रॉस नहीं कर सके, 90 मीटर क्रॉस नहीं कर सके और उनकी थ्रो 89.45 मीटर ही रही। तो ये एक रिकॉर्ड था जिसने पाकिस्तान में सबको, दुनिया में सबको हैरान कर दिया कि एक नौजवान जिसके पीछे कोई भी नहीं था, जिसके पीछे पाकिस्तान की कोई फेडरेशन खड़ी नहीं हुई, जिसको कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई स्पॉन्सर नहीं था, वो एक गांव से उठा, लकड़ी के औजार से उसने प्रैक्टिस की, जंग आरूद सामान से उसने वर्जिश की और यहां तक पहुंचा कि ओलंपिक्स में उसने गोल्ड मेडल हासिल किया, जो कि दुनिया भर के खिलाड़ियों का एक ड्रीम होता है। ओलंपिक्स खेलना एक ड्रीम होता है और फिर ओलंपिक्स के लिए कोई मेडल जीतना भी एक ड्रीम होता है, लेकिन गोल्ड मेडल जीतना कम ही ऐसे एथलीट्स होते हैं जिनको ये खुशनसीबी मिलती है, जो उस मौके पर उस मुकाबले में जाकर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर पाते हैं। और अरशद नदीम ने ये कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान को पहली बार इनफरादी सतह पर कोई गोल्ड मेडल दिलवाया है ओलंपिक्स गेम में। तो पाकिस्तान के लिए अब अरशद नदीम एक हीरो बन चुके हैं और उनकी इस कामयाबी के बाद जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी बहस छिड़ी हुई है वो ये है कि क्या क्रिकेट को इतना प्रमोट करना चाहिए, क्रिकेटर्स को इतना प्रमोट करना चाहिए, बाकी खेल के जो खिलाड़ी हैं वो क्यों इतनी पस मंजर में चले जाते हैं कि उनको ना कोई स्पॉन्सर मिलता है, ना उनको पास पैसे होते हैं कि वो खेल सकें, कम्पीट कर सकें। तो ये एक अच्छी बहस है जिसमें लोग कह रहे हैं कि क्रिकेट से तो जो हटाई जाए और दूसरे खिलाड़ियों को, दूसरे शोबों के, दूसरे खेलों के खिलाड़ियों को तरजीह दी जाए, उनको पैसा दिया जाए, उन खेलों को प्रमोट किया जाए। तो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त और इंडिपेंडेंस का महीना अगस्त, इसमें एक बड़ी कामयाबी, बड़ी खुशी मिली है पाकिस्तानियों को और तमाम कौम को इस खुशी की मुबारकबाद हो, बल्कि जनूबी एशिया को इसकी मुबारकबाद हो, क्योंकि जो भी टॉप 2 जेवलिन थ्रो के कामयाब एथलीट हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान और भारत यानी कि जनूबी एशिया से ही है। तो आज की वीडियो एक मोटिवेशन के तौर पे लेनी चाहिए कि किस तरीके से आपके पास कुछ भी नहीं हो तो आप फिर भी अपने नाम को एक टॉप लेवल पे मनवा सकते हैं किसी किस्म की एक्सक्यूजेस के बगैर। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक हमें जरूर देना है। अल्लाह हाफिज़।